हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस तीनों लॉ देखा होगा। एक बच्चे ने वो वीडियो देख के मेरे से ऐसा पूछा कि सर, कभी क्वेश्चन में हम लोग फोर्स का जो कंपोनेंट निकालते हैं ऐसा मान के निकालते हैं, कभी ऐसा मान के निकालते हैं, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मोशन हो तो ऐसा मान के निकालते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से बताइए। तो हमारा आज का टॉपिक वैसे तो फ्रिक्शन है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा हम कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और करते क्यों हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम समझना होगा फोर्सेस का। ये इसको अच्छे से समझना होगा, फोर्सेस के इक्विलिब्रियम को। तो हम लोग अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमें क्या कहा गया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो, या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस पे जो सारे फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब उनका नेट इफेक्ट जीरो होगा। जैसे कोई बॉडी है, ये इस पे एक फोर्स हम ये लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, तीसरा फोर्स ये लग रहा है, चौथा फोर्स ये लग रहा है। सपोज P Q R S फोर्सेस का हमने नाम दे दिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि ये अगर रेस्ट में है, यहाँ पे रेस्ट में है, या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ये सारे फोर्सेस हमारे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से अब हम थोड़ा सा इसको और एडवांस में समझते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और रेस्ट में भी है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस पे लगने वाले सारे फोर्स, जो भी फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, या हम कहते हैं इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। आर रिजल्टेंट फोर्स या टोटल आर नेट फोर्स इस पे एफ नेट फोर्स इस पे जीरो है। मतलब ये सारे जो फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या अपनी पिछली कांस्टेंट वेलोसिटी के स्टेट को मेंटेन किए हुए है। ठीक है, ये समझे, एक्सेलरेशन इस पे जीरो है। ठीक, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तब भी फोर्सेस हम कहे इक्विलिब्रियम में है। अगर ये एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, यही समझने वाली बात है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यानी उसका रिजल्ट, जितने भी फोर्स इस पे काम कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन में निकाले हम जीरो है। अगर इसमें किसी भी डायरेक्शन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इन सारे फोर्सेस का इफेक्ट हम किसी भी डायरेक्शन, कंपोनेंट बोलो, किसी भी डायरेक्शन में निकाले तो जीरो ही आएगा। हाँ, एक चीज समझने की जरूरत है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। जैसे अगर इस पे मान लेते हैं वही दो चार फोर्स लगा दिए, इन सब का इफेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये अगर चल रहा है या रेस्ट की पोजीशन में है, तो हमारा ये सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक,
अब अगर इसमें कोई फोर्स आ गया, मान लो ये फोर्स को बैलेंस ये फोर्स नहीं कर पा रहा है, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो इस स्ट्रेट लाइन में बढ़ने लगेगा ये, तो इसका मोशन फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया था कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, एफ नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन स्टार्ट। अगर सपोज ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा वैल्यू है, तो ये तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करना शुरू कर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक। और लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर कोई हम ले लिए इस तरह का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसको बांध दिए, एफ या एफ फोर्स इधर भी लग रहा है, एफ फोर्स इधर भी लग रहा है, इस हिंद से कुछ डिस्टेंस डी पे ले लेते हैं, इधर भी इक्वल डिस्टेंस डी पे ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, ये दोनों फोर्स तो बैलेंस है, कह देंगे इक्विलिब्रियम में है, किसके लिए, अब ये फोर्स भले ही इसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव ना करवा सके, लेकिन एक टर्निंग इफेक्ट जरूर दे देगा, इसके अलोंग ये ऐसे 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 गोल 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 घूमने लगेगा। कारण है कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा F इंटू डी, जिसकी वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंटू डी। ये आगे देखेंगे टॉर्क, अभी हमारा ये समझने की जरूरत नहीं है, टर्निंग इफेक्ट समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो टॉर्क। तो फोर्स अगर डिस्टेंस में लगा, भले ही ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, लेकिन एक टर्निंग इफेक्ट तो आ गया। तो इस टर्निंग इफेक्ट से बचने के लिए ही हम कंग्रुएंट फोर्सेस की बात करते हैं। मतलब जैसे इस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रहा हो, टर्निंग इफेक्ट ना आ जाए, इसी के लिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ना कि पॉइंट पार्टिकल होना चाहिए, ये भी एक रीजन है इसी वजह से। अब इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, सब इस पॉइंट से होके गुजर रहे हैं, तो फोर्स बोले अगर डिस्टेंस में डी डिस्टेंस में लगा है तो वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसी पॉइंट से होके गुजर रहे हैं तो डी इक्वल टू जीरो। तो जो टॉर्क हो रहा था एफ इंटू डी, कि जहां पे है उसी पॉइंट, उससे कुछ डिस्टेंस से फोर्स नहीं लग रहा है, तो डी इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो टर्निंग इफेक्ट से बचने के लिए ही हम, अब वो टर्निंग इफेक्ट इसको समझने का स्कोप नहीं है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये घूमेगा भी, आगे भी जाएगा। तो अभी हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि ये सारे फोर्सेस कंग्रुएंट होते हैं, मतलब उसके जो मास जहां पे रखा हुआ ठीक उसी पॉइंट से गुजरते हैं, इसलिए इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं आता है। नेट टॉर्क जीरो हो जाता है तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, ठीक। और हम पॉइंट पार्टिकल इसीलिए पूरे इसकी स्टडी में कंसीडर करते हैं, इसका एक रीजन यही है कि हमको टर्निंग इफेक्ट से बचना है फोर्स के। अब देखो इस पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, ठीक। नाम दे दो इसका P Q R S T, 5 फोर्स लग रहे हैं इस पे। यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे 5 फोर्स लग रहा है, और कह रहे हैं हम कि ये या तो रेस्ट में है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा, किसी भी डायरेक्शन। इसीलिए अब इसको इक्वल टू करते, चाहे अब ऐसा एक्स वाई मान, दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई मान के इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लोगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन पॉजिटिव,
अगर उल्टा कोई आया तो वो निगेटिव ले लेंगे, इसके उल्टा कोई आया तो निगेटिव ले लेंगे। उन सब का सम हमेशा इक्वल टू 0 ही होगा अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो। चाहे अब ऐसा एक्सिस ले लो, ऐसा एक्सिस ले लो, ऐसा एक्सिस ले लो, एक्स वाई, कोई भी एक्सिस अपने मन से चुन लो, सब पे रिजल्टेंट इंडिविजुअली 0 आएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, एक्स डायरेक्शन में वो इंडिविजुअली सारा 0 आएगा। वाई डायरेक्शन में अगर सबका कंपोनेंट निकाल के हम इक्वल करते हैं तो वो भी इक्वल टू 0 आएगा इंडिविजुअली। एफ एक्स के अलोंग भी 0 होगा। और ये एक्सिस हम मेरा कोई बंधा हुआ नहीं है कि हमको यही मानना है, हमको यही मानना है, नहीं। अगर कह रहे हैं सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो किसी भी दो परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन लेके उसके अलोंग निकाल लो, इंडिविजुअली सब पे 0 आएगा ये, तब हम कहेंगे ये एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में है। या कह रहा है कि अब इसमें से कोई फोर्स मिसिंग है, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों इक्वेशन यूज करके उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मान लो ये टी, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, टी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये टी के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देगा। तो हमारा ये कहना था कि हम जो एक्सिस लेते हैं ना, वो इस टाइप से लें कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा करने से बचना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। अब हमें लगे इस डायरेक्शन में बता रहा है कि अगर ये चीज एक्सेलरेट हो रही है तो एक एक्सिस हम इधर के ही अलोंग ले लेंगे, एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसके अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, T इक्वल टू इधर कोई ये कंपोनेंट, जो भी इधर कंपोनेंट आए, मतलब x एक्सिस के अलोंग जो भी F नेट निकलेगा, F x एक्सिस कैसे आएगा, ये हो जाएगा T, और इनका भी कंपोनेंट आएगा, इसका भी कंपोनेंट आएगा, इसका भी कंपोनेंट आएगा, इसका भी कंपोनेंट आएगा। तो प्लस माइनस करके जो भी Fx बचेगा टोटल, इधर वाले जो भी फोर्स आएंगे सबको प्लस लेना है, इधर वाले जो आएंगे माइनस लेना है। तो वो जो प्लस माइनस करके जो भी फोर्स आएगा वही इसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। इस डायरेक्शन में, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो इसके अलोंग जो आएगा उसको पॉजिटिव, नीचे तरफ जो आएगा निगेटिव, उसका भी एक इक्वेशन ऐसे कर लेंगे। मतलब एफ ऑफ वाई नेट इक्वल टू 0। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इधर बैलेंस है, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इधर फोर्सेस एक दूसरे को, इस डायरेक्शन में मोशन के लिए फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इधर नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं तो इधर ए एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेगा। तो आई होप समझ लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको उस तरह से लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन इजिली बन जाए। अगर फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी दो एक्सिस परपेंडिकुलर, दो एक्सिस के अलोंग कैसा भी मान के निकालोगे तो सब 0 ही आएगा। ठीक है, कंग्रुएंट फोर्सेस भी समझ गए कि क्यों एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस गुजरने वाले होने चाहिए टर्निंग इफेक्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टॉपिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है, सॉरी, ये कोई एक टेबल है, समझो पहले फ्रिक्शन को होता क्या है। इस पर एक कोई बुक रखा हुआ, अब इस बुक रखा हुआ है, m मास रखा हुआ है, m पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, m का एक फोर्स लग रहा है नीचे, mg ग्रेविटी के कारण, ठीक, जो यही इसका वेट भी कहलाता है, वेट है। एक फोर्स ये कांटेक्ट सरफेस लगा रहा है ऊपर, रिएक्शन फोर्स। कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बताए थे कि रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये फोर्स कौन सा, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, यही दोनों बैलेंस होते हैं तो चीज रखा हुआ है उस पर। अब हमने कोई एक अलग फोर्स इस पे P इस डायरेक्शन में लगाया पुश करने के लिए,
अब एकदम से लगाते बुक चलने तो नहीं लगती है, कुछ देर तक हमारे फोर्स को रेसिस्ट करती है, फिर अपनी क्षमता से बाहर जब फोर्स ज्यादा हो जाता है जिसको ये ऑब्जेक्ट रेसिस्ट नहीं कर पाता है, तब ये मूव करना शुरू करता है। तो इसी चीज को फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है। अब हम जब इसका डायग्राम खींच रहे हैं तो हम सिर्फ इस पे लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। तो अगर इनका दोनों का कांटेक्ट सरफेस रफ है तो ये तो ठीक है, हो गया। पी फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक सब स्मॉल एफ लिख लेते हैं, स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स क्या चाहता है कि इस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स इसी मूवमेंट को अपोज करता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स आया कहां से, किसने लगाया, तो ये इस पे लगने वाला फोर्स जो ये है, जाहिर है कांटेक्ट के ही कारण लग रहा है। तो ये कांटेक्ट यानी जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, मोशन को, इसके जो संभावित मोमेंट है जो आगे हो सकता है उसको अपोज करने के डायरेक्शन में। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये भी जानते होंगे कि ये भी इतना ही फोर्स इस पे लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी यही सेम फोर्स एफ लग रहा है, लेकिन ये हम स्टडी नहीं करते हैं या इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि टेबल फिक्स्ड है, टेबल को हम लोग मानते हैं फिक्स्ड है। तो इस फोर्स को लेकिन लगता है ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट अगर इस टेबल ने इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी तो इनके कांटेक्ट के कारण पैदा हुआ है ना, तो यही सेम फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे भी, इस टेबल पे भी लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्योंकि हम लोग स्टडी करते हैं कि ये फिक्स टेबल है तो इस पे ये फोर्स का कोई मतलब नहीं है, मूवमेंट नहीं दे पाता है, लेकिन ये मोमेंट कर सकता है। तो इस पे लगने वाले फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा फोर्स लगाने पे ये मूव नहीं करता। अब हम ग्रेजुअली फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ी देर में इस पी को बढ़ाते जा रहे हैं, पी को बढ़ाते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ये इसके मोशन के कंडीशन की स्टडी होगी। अब हम समझते हैं कैसे क्या होता है। अब जब तक ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, पी जब तक अप्लाई हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। जब तक मूव नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि पी को कौन बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो पी और फ्रिक्शन संभावित मोशन के उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। तो P माइनस एफ स्मॉल एफ इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू एफ बोल सकते हैं कि जब तक ये ऑब्जेक्ट चलना नहीं शुरू हुआ है तब तक हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगा दे रहा है जो मोशन को अपोज करता हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक, अब ये फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट अब लगभग चलने को तैयार हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग, और उस कंडीशन में लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन एट लिमिटिंग पॉइंट या लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। कई बुक्स में आप इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते होंगे, कोफिशिएंट की बात करेंगे, स्टैटिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी क्या है, अब देखो एफ पी तो हम लोग बढ़ाएंगे कब तक, जब तक ये चलने वाला नहीं है, जब तक ये अबाउट टू चलने के होगा कि अब चल जाएगा, तब तक जो भी हम फोर्स लगाए हैं, जैसे इसे बढ़ाए हैं, तब तक तो ये इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स ही रहेगा जब तक ये मूव नहीं कर रहा। जब मूव करने लगेगा तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब बात आती है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स ये
सरफेस इस पे लगा सकता है जब तक के मूव ना करे, और कितने के बाद ये मूव करना शुरू हो जाएगा, मतलब हम लोग फ्रिक्शन के वैल्यू की बात करते हैं। तो अब उसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत सारा किया गया, इस पे ये देखा गया कि ये सरफेस इस पे दो तरह का फोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन, दो कांटेक्ट फोर्स हो गया इसका। सरफेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे उसको कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। तो पहला कांटेक्ट फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने यहाँ आर बोला है। ये सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। दूसरा हो गया फ्रिक्शन, ये भी कांटेक्ट फोर्स ही है, जो कि संभावित मोशन, जिधर ये मूव करने वाला होगा, इधर से अगर फोर्स लगा रहे होंगे तो इधर मूव करने वाला होगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो संभावित फ्रिक्शन को अपोज करता हुआ ये भी है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब काफी एक्सपेरिमेंट के बाद इनके बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश की गई ना, तो कुछ ऐसा आया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू इसी का नॉर्मल रिएक्शन का ही कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, ये म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू फ्रिक्स, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये पाया गया कि F इक्वल टू म्यू आर है। अब म्यू की जो वैल्यू है, म्यू की वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है, 1 से बड़ा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 से बड़ा, अब क्यों नहीं होगा, अगर म्यू 1 से बड़ा हो जाए, म्यू अगर हमारा 1 से बड़ा हो जाए तो क्या हो सकता है, लेट से 2 हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स दुगना हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के। ऐसा होता नहीं, हमारा म्यू क्या है, 0 से 1 के ही बीच, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, मतलब जिसको सॉल्व करने पे 1 से कम की वैल्यू आए, उसी तरह का होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव करना, मूव रेस्ट में ही बोलते हैं, मूव करना नहीं शुरू किया है, तब तक क्या होता है, जो फोर्स लगा उसी का अपोजिट डायरेक्शन में इसी के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू आर। म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, नॉर्मल रिएक्शन का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर का फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो यही है ना, जब इतना फोर्स हम लगाएं जो इस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ये मूव करना शुरू करेगा। एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया कि जब ये रेस्ट में है ना, तो कहते हैं इसको म्यू स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ समझिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब तक ये रेस्ट में है तो म्यू स्टैटिक काम करता है, जैसे ही अबाउट टू मूव आ जाएगा, अभी चला नहीं है लेकिन चल देने वाला है, तब तक यही लगता है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट चलने लगता है तो इस पे कोएफिशिएंट थोड़ा सा कम हो जाता है, दूसरा कोएफिशिएंट हो जाता है, ये आर तो वही है, नॉर्मल रिएक्शन ये फिक्स है, ये इसको कहते हैं काइनेटिक। स्टैटिक मतलब जब तक रुका हुआ है तब तक ये लगेगा, और जैसे ही चलने लगेगा तो ये लगेगा, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब जो म्यू एस होता है ना, स्टैटिक कोएफिशिएंट, वो बहुत स्लाइटली
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। मतलब जैसे ही ये बैरियर टूट गया, मूव करने लगा, तब ये फ्रिक्शन सीधा इससे ट्रांसफर होके एक काइनेटिक कोफिशिएंट पे आ जाता है और बॉडी आगे चलने लगती है। और ड्यूरिंग मोशन, जब तक फिर चल रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यही रहती है। फिर जैसे ये रुक जाएगा, उसके बाद फिर फोर्स लगाएंगे, तो अबाउट टू, जब तक चलने तक फोर्स लगाते गए, जब तक चलने लायक हुआ तब तक ये कोफिशिएंट काम करेगा, जैसा ही चल लेगा तो ये कोफिशिएंट काम करेगा। ऐसे भी समझते हैं इसको, ग्राफ से समझोगे तो आसानी। अब हम लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग रख दिए फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शन को। इसी केस में यहाँ पे हम लोग पी फोर्स लगा रहे हैं और ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, और यहाँ पे हमारा पी है अप्लाइड फोर्स। जब तक कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, मतलब जीरो है, तब तक फ्रिक्शन भी जीरो है। ऐसे ही लगातार नहीं लगते रहता। रेस्ट में है तो म्यू हो जाता है जीरो। अब मान लो ऐसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन भी ठीक उसी के इक्वल। जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू, समझ लो इसको। मतलब जितना ये डिस्टेंस है, ये हमारा बता रहा है क्या, अप्लाइड फोर्स, उतना ही ये फ्रिक्शन बराबर कर दिया। मतलब ये अगर y इक्वल टू एक्स हो गया यहाँ तक, जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू। कब तक, जब तक यहाँ ये पॉइंट है वो क्या, लिमिटिंग पॉइंट, जहां से अब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लिमिटिंग अब फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन की तो कैपेसिटी अब खत्म हो गई भाई अपोज करने की। यहीं तक लग सकता था, ये फ्रिक्शन यहां तक क्या लगा है, यहां तक जो फ्रिक्शन लगा है वो म्यू एस इंटू आर, यहां तक। अब इसके बाद बॉडी चल दिया तो ये हल्का सा फ्रिक्शन कम होता है और थ्रू आउट मोशन ये कांस्टेंट ही रहता है। अब ये हो जाएगा म्यू के इंटू आर। फोर्स अब कितना भी बढ़ाते जाएं, एक्सेलरेशन बढ़ेगा लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, ये म्यू के इंटू आर। तो ये इस फ्रिक्शन का ग्राफ हो गया। जब तक रुका हुआ था, लिमिटिंग पॉइंट तक था, तब तक जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, म्यू एस इंटू आर। ये पॉइंट पे म्यू एस इंटू आर, जब चल दिया तब म्यू के इंटू आर। तो अब म्यू को भी समझते हैं। म्यू है ना, म्यू किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिए हम लोग। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर जहां पे क्या है, कांटेक्ट फोर्स, उस बॉडी पर लगने वाला। जैसे अगर हम लोग ये सरफेस इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन आर लगा रहा है, तो अगर ये इधर चलने को तैयार है कोई फोर्स पी के एक्शन में, तो ये इसका मैक्सिमम म्यू आर होगा फ्रिक्शन। ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम म्यू आर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ये सरफेस लगा रहा है इस पे, ठीक है, ये सरफेस लगा रहा है। अब म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक डायनामिक समझ लिए। अब ये म्यू किस पे डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड करता है जो दो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, उनके मटेरियल पे। म्यू डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। अब कांटेक्ट हुआ है तो दो मटेरियल है, इस मान लो ये लोहा है और ये लकड़ी है, लकड़ी का टेबल है, इस पर लोहे का ये, तो दो अलग अलग मटेरियल है।
तो ये नहीं है कि इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा या इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये दोनों के बीच ये जो म्यू हुआ ये दोनों के मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी भी एक मटेरियल से इसको मतलब नहीं। म्यू की वैल्यू जनरली दी रहती है एग्जाम क्वेश्चंस में, या फिर इनसे निकाल सकते हैं, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा जिससे हम म्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब मूव छोड़ो, रेस्ट में है, तब तक अप्लाइड फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो से फ्रिक्शन स्टैटिक लिख देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के रेस्ट में। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन आर। और जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी तो सीधा एफ फ्रिक्शन फोर्स डायनेमिक, ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाता है सीधा म्यू के आर। ठीक, और अगर स्मूथ सरफेस है, और ये म्यू डिपेंड करता है दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के मटेरियल पे। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस कई एग्जाम आगे पीछे देखे थे ना, स्मूथ जब दो सरफेस स्मूथ है तो यही म्यू हो जाता है जीरो, तो फ्रिक्शन हो जाता है जीरो। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना बात किए फ्रिक्शन पे, उससे हम लोग अब क्या क्या पॉइंट समझते हैं, क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या क्या पॉइंट उससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि दो सरफेस, ये अगर एक ईंटा का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, दोनों अगर अबाउट टू मूव है, ये अगर इधर चलने को तैयार है तो ये ए इस पे फ्रिक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, जो इस बी बॉडी पे लग रहा है ए के द्वारा, इतना ही फ्रिक्शन फोर्स बी भी लगाता है ए पर, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये ए पे लगने वाला फोर्स है जो बी लगा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से समझते हैं हम, ऐसे भी थर्ड लॉ। ध्यान रखना, ये जो फ्रिक्शन इस पे लगा है वो इस ऑब्जेक्ट के दो कॉन्टेक्ट सरफेस इसका, ये इसने लगाया है इस पे, उतना ही फ्रिक्शन ये इस पे लगाएगा, ये अगर ये भी अबाउट टू मूव है तो। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रेस्ट में है तो अप्लाइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग पी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं किया है, रेस्ट में है, तो पी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, मोशन में आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये हो गया। रेस्ट की में क्या हो सकता है, फ्रिक्शन जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हो तो जीरो, फिर फ्रिक्शन फोर्स और मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर है, इससे कम रहेगा, ये रेस्ट में हो सकता है। मोशन में तो ये कांस्टेंट ही हो जाता है। तीसरा, रफ सरफेस है अगर, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन यही हो गया म्यू आर। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ कांटेक्ट सरफेस है, एफ इक्वल तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू जीरो। ये क्यों होता है, म्यू जीरो हो जाता है स्मूथ सरफेस के लिए। म्यू की अगर कोई वैल्यू रही भाई तो ये फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा। आई होप फ्रिक्शन अब सब, हाँ एक और कभी कभी ना पूछ देता है एक चीज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन या अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एंगल, ये एक चीज समझो, ये ऑब्जेक्ट, ये कोई बॉडी है बी,
इस पे कांटेक्ट में रखा हुआ है। सपोज ये इधर मूव करने को तैयार है, तो इसके द्वारा इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग रहा है, म्यू इंटू आर। आर क्या है, यही सरफेस इस कांटेक्ट की वजह से इस पे इस सरफेस ने जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया आर, और ये इसका वेट हो गया नीचे। तो पूछेगा कि हमारा कंबाइंड कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो एक कांटेक्ट फोर्स ये है आर इस डायरेक्शन में, और म्यू आर। फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगता है। ये अब इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं कई लोगों को ये बताया होगा। अब इसी को हम लोग, जो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था या ये जो म्यू आर फ्रिक्शन लग रहा है, उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जस्ट इसको शिफ्ट कर दिया म्यू आर, और ये है हमारा आर। अब ये बन गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर, आर डैश दे, आर डैश दे देते हैं। तो रिजल्टेंट एंड कांटेक्ट फोर्स पूछेगा, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्या है। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, ये दो ही तरह के कांटेक्ट फोर्स होते हैं। दूसरा कांटेक्ट फोर्स ये फ्रिक्शन, इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं ये लैम्डा एंगल है, ठीक। ये 90 डिग्री हमेशा एक दूसरे, एक अलोंग द सरफेस लगता है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो हमेशा ये 90 डिग्री ही मिलेगा दोनों एक दूसरे के। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो, आर डैश का स्क्वायर जो कि रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अभी म्यू आर है, तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड आर डैश का। आर डैश क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर करो, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, इधर स्क्वायर है रूट, यानी आर नॉर्मल रिएक्शन इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अब डायरेक्शन, तो यहाँ से 10 अल्फा निकालते हैं, 10 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस म्यू आर अपॉन आर, आर आर कैंसल, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका tan थीटा 10 होता है, 10 लैम्डा। कभी कभी इससे कोई रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए पूछ देता है। ऐसे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे ही निकाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रिक्शन में इतना ही है। एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रिक्शन का करके अच्छा सा। समझ, फ्रिक्शन को अच्छे से समझने के लिए चलो, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये सपोज अल्फा एंगल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, जिसका वेट है 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन वेट है, यहाँ डाउनवर्ड लगेगा। इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है इस पे P, ठीक, और ये रफ सरफेस है, कर दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रफ सरफेस है। और पहला केस लेते हैं हम लोग, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, तब म्यू की वैल्यू, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए, और पी की वैल्यू है 16 न्यूटन ले लेता है। कैसे निकालें, अब इधर है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो जाहिर है फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, म्यू इंटू आर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। इनके कांटेक्ट सरफेस की वजह से आर अपवर्ड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया है म्यू आर।
ये वेट है 8 न्यूटन इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ये है, और एक फोर्स P इसको आगे कर लेते हैं, एकदम सरफेस के हॉरिजॉन्टल P फोर्स लग रहा है P, ठीक। अब क्या कहे, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, और ये एंगल है अल्फा। अल्फा मतलब इसको अगर ऐसे कर देते हैं तो ये भी अल्फा, और इस सरफेस को बढ़ा दो तो ये भी अल्फा। यहाँ से होगा ना, अगर यहाँ से खींचे ये अल्फा एंगल तो ये भी अल्फा एंगल जो यहाँ किया है। अब ठीक इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये भी, ये दोनों 90 डिग्री है तो ये अल्फा अल्फा, ये पूरा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये अगर 90 माइनस अल्फा तो ये भी अल्फा, वही है यहाँ। अब कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो अगर एक्सेलरेशन इसमें नहीं है। अब देखो, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिए। अब वही बात जो उस लड़के ने मेरे से पूछा था कि हम इसको अब किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंपोनेंट्स निकाल के सॉल्व कर दे तो इंडिविजुअली इस तरफ आने वाला सारा फोर्स भी जीरो होगा और इस तरफ आने वाला भी सारा फोर्स जीरो होगा। अब ये एक्सिस जरूरी नहीं कि ऐसा है, हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी तब होगी जो मेरे मोशन को सूट करेगा अगर हम एक्सिस ऐसा ले लें, ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्योंकि हम बहुत सारा कॉस अल्फा कॉस बीटा करने, साइन अल्फा साइन बीटा करने से बच जाएंगे। वाई और जो मैंने डायरेक्शन दिया है उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों के अलोंग रिजॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसके अलोंग रिजॉल्व करते हैं, म्यू निकालना है हमको, ठीक है। इसके अलोंग मतलब इसके अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग निकालते हैं। तो इस डायरेक्शन के अलोंग लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, बताया था। P फोर्स को हम लोग, ये अगर अल्फा एंगल है तो P फोर्स डिकम्पोज होगा दो कंपोनेंट में, एक इस तरफ P cos अल्फा और इस तरफ P sin अल्फा। तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, मतलब ये फोर्स अगर ऐसा है, दो परपेंडिकुलर सेट पे इसे निकाल रहे हैं, ये अल्फा एंगल है और ये P है, तो ये P cos अल्फा और ये P sin अल्फा। तो हमारा इधर फोर्स है P cos अल्फा, ये इसी डायरेक्शन में है तो प्लस, और इसके और वेट का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसके उल्टे डायरेक्शन में है। कैसे, ये वेट है ऐसा, ये अल्फा एंगल है 8, तो 8 cos अल्फा और ये हो जाएगा 8 sin अल्फा, ठीक। ये दो कंपोनेंट इस तरह से हो जाएंगे इसके। अच्छा, एक और चीज इसमें दिया हुआ है कि ये जो अल्फा एंगल है ना, उसका tan अल्फा है 3/4, ठीक। अब इस डायरेक्शन में P cos अल्फा प्लस में हो गया, वेट का एक कंपोनेंट 8 sin अल्फा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और म्यू आर भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और कोई फोर्स। अब इसका कंपोजिशन, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन निकाल लिए, इसका कंपोनेंट निकाल लिए, ये तो डायरेक्ट है ही क्योंकि उसी के, इसका 90 डिग्री पे तो इसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो ये इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन, अब इसके अलोंग सारे फोर्सेस निकालते हैं, तो R, फिर म्यू आर भी नहीं रहेगा, P का कौन सा कंपोनेंट इधर लग रहा है बताया था, माइनस, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है तो P sin अल्फा, और इसका -8 cos अल्फा इक्वल टू 0। अब हमें म्यू पूछ रहा है,
ये 16 दिया हुआ है साइन अल्फा, आर इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन अल्फा प्लस 8 कॉस अल्फा। 10 अल्फा 3/4 है ये। 10 क्या होता है, 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, 3 परपेंडिकुलर 4 बेस, तो हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट 9 प्लस 16 का रूट 5 आएगा। ठीक, तो पी भी 16 है, 16 साइन अल्फा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इंटू 3/5 प्लस 8 इंटू कॉस अल्फा 4/5, क्या हो गया 45 आर इक्वल टू 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 80, 80 डिवाइडेड बाय 5, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5 16। ठीक, आर निकल गया। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके हमारा आर निकल गया, आर की वैल्यू आ गई। अब इसमें पी तो 16 दिया हुआ है यहाँ पे, 16 न्यूटन, 16 कॉस अल्फा क्या निकाले थे, कॉस अल्फा 4/5 माइनस 8 इंटू साइन अल्फा 3/5 माइनस म्यू इंटू आर हमारा 16 है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू जो आएगी वही इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आप करके देखना घर में फ्रिक्शन के। आई थिंक अब किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट में डाल के पूछ सकते हो, या जो भी चीज़ अगर कहीं कुछ ऐसा समझ में नहीं आया तो आप मेरे से बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल हर डाउट आपके क्लियर करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे। सर्कुलर मोशन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।